नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की। उसकी एक ऐसी कहानी जो सुनने में यकीन नहीं होती। एक ऐसी कहानी कि कैसे उसे विलुप्त होने की कगार से वापस खींच कर लाया गया। ये कहानी है एक देश के जबरदस्त जज्बे की। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक पूरे देश ने मिलकर अपने सबसे खास जानवर को खत्म होने से बचा लिया। चलिए इस कमाल के सफर की गहराई में चलते हैं और समझते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत से बाघ कैसे गायब हो रहे थे। फिर देखेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इसकी कोर या बफर स्ट्रैटेजी क्या थी, इसकी कामयाबियों और मुश्किलों को समझेंगे और आखिर में बाघों के भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत के गायब होते बाघ और वो 1970 का संकट वाला दशक। 1970 के दशक की शुरुआत में पता है क्या हो रहा था? जंगलों से बाघ की दहाड़ धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। एक अजीब डरावना सन्नाटा पसर रहा था। जरा सोचिए, उस वक्त पूरे भारत में जंगली बाघों की संख्या सिर्फ लगभग 1800 रह गई थी। सिर्फ 1800? ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि संकट कितना बड़ा था। हालत इतनी खराब थी कि भारत का राष्ट्रीय पशु देश से ही खत्म होने की कगार पर था। ये सिर्फ एक जानवर का सवाल नहीं था, ये तो एक राष्ट्रीय पहचान के मिट जाने का खतरा था। तो फिर इस संकट से निपटने के लिए क्या किया गया? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। एक प्रोजेक्ट का लॉन्च, एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। साल 1973 में भारत सरकार ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर। यहीं से बाघों को बचाने की असली लड़ाई शुरू हुई। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक स्कीम है। इसका सीधा सा मकसद है कि बाघों की आबादी उनके अपने घर यानी जंगलों में सुरक्षित और स्वस्थ रहे। चलिए अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। हमारा तीसरा भाग, कोर बफर रणनीति, बाघों को बचाने का पूरा ब्लूप्रिंट। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नींव है वो है टाइगर रिजर्व। ये वो खास इलाके होते हैं जिन्हें सिर्फ बाघ और उसके शिकार को बचाने के लिए बनाया जाता है, और ये कोर बफर रणनीति पर ही काम करते हैं। और पता है इस प्रोजेक्ट की सबसे कमाल की बात क्या थी? इसका 2 जोन अप्रोच। मतलब एक तरफ था कोर एरिया, जिसे आप एक मजबूत किला समझ सकते हैं, जहां कोई भी इंसान नहीं जा सकता। ये बाघों के लिए एक सेफ जोन था। और फिर इस किले के चारों ओर था बफर एरिया। ये एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा था। यहाँ इंसानों और जानवरों के सह अस्तित्व मतलब कोएग्जिस्टेंस पर जोर दिया गया, जिसमें लोकल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को कानूनी ताकत देने के लिए 2005 में बनाया गया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA भी कहते हैं। ये वो बॉडी है जो बाघों के संरक्षण को और मजबूत बनाती है और पूरे प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करती है। तो इतने सालों की मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं चौथे भाग में, सफलताएं और बाधाएं, असली परिणाम और जमीनी हकीकत। ये नंबर्स जो है ना, ये एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, 1973 में लगभग 1800 बाघ थे, लेकिन 2006 में एक बहुत बड़ा झटका लगा जब संख्या गिरकर सिर्फ 1411 पर आ गई। ये एक वेकअप कॉल था, लेकिन इसके बाद जो कोशिशें हुईं उसका नतीजा देखिए। 2022 तक ये संख्या बढ़कर 3167 हो गई। क्या जबरदस्त वापसी है ना? लेकिन हाँ, इस कामयाबी से हमें बहुत ज्यादा खुश होकर बैठ नहीं जाना है। लड़ाई अभी भी जारी है। अवैध शिकार, इंसानों और जानवरों के बीच टकराव, जंगलों का कटना और जानवरों के आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर्स का टूटना, ये सारे खतरे आज भी सर पर मंडरा रहे हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, बाघ का भविष्य, एक न खत्म होने वाली जिम्मेदारी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि संरक्षण कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। प्रोजेक्ट टाइगर कोई ऐसा काम नहीं है जो पूरा हो गया, बल्कि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमेशा चलती रहेगी। रॉबर्ट स्वॉन ने एक बहुत सही बात कही थी, हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा ये सोच है कि कोई और इसे बचा लेगा। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर ने ये तो साबित कर दिया कि जानवरों को बचाना मुमकिन है, पर सवाल ये है कि इस कामयाबी को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए
और क्या करना होगा?